हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्स फिजिक्स। तो अपन अब देखेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इसके सेंटर से मैं एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज क्यू है, इसकी रेडियस आर है। बिल्कुल सिंपल। मैं क्या करूँगा, छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लूँगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे आर डिस्टेंस पर, ये आर रेडियस यहाँ पे एलिमेंट ले लिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने डी क्यू। ठीक है, अब देखिए डी क्यू, इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, इसको बोल देता हूँ मैं डी ई, और ये एंगल बोल देता हूँ मैं थीटा। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इसके नीचे भी ऐसे ही चार्ज हमको मिलेगा, तो इसी तरह हम नीचे भी एक चार्ज मान ले लेते हैं डी क्यू। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में डी ई। ठीक है, इसके कंपोनेंट करते हैं, इसके कंपोनेंट करते हैं। तो जब इसके कंपोनेंट आप करोगे तो आप देखोगे ये थीटा है, ये थीटा, तो ये डी कॉस थीटा, ये भी डी कॉस थीटा, और डी साइन थीटा और डी साइन थीटा। तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 डी ई कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास डी ई साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा मेरे पास डी ई साइन थीटा। अब देखिए ये और ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग की एक्सिस पर वो सिर्फ उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर नहीं होती है। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, सिर्फ डी पता चल जाए, डी पता चल जाए, काम खत्म। डी कैसे लिखूंगा मैं, डी बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी क्यू को मैं कैसे लिखूंगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा मेरे पास, डी क्यू का एक काम कर दीजिए, डी क्यू रहने दीजिए, अभी डी क्यू ही रहने दीजिए। अच्छा ये आर जो होगी ये वाली डिस्टेंस होगी, रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ, तो मेरे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक कॉस थीटा भी आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, चूंकि मेरे को थीटा में एंगल में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, ई बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2k डी क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें आप बताइए कोई वेरिएबल है हमारे पास, क्या x वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि x तो फिक्स है। r वेरिएबल है, नहीं, वेरिएबल क्या है, dq। तो अपन सिर्फ और सिर्फ dq को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके θ/2 तक, 0 से लेके q/2 तक। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल लेके 2 का फैक्टर ले चुका हूं। अगर ये 2 का फैक्टर ले चुका हूं, इसका मतलब मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर का देखना है, तो 0 से लेके q/2 तक। और अगर मैं 2 नहीं लेता, अगर मैं बोलता सिर्फ इसको देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इधर और इधर देखता, तब मैं 0 से q तक इंटीग्रेट करता। अभी मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके q/2 तक, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर नीचे ले चुका हूं। तो ये इंटीग्रेट करते हैं, ई बराबर आ जाएगा, q की जगह पर क्या आ जाएगा, q/2 आ जाएगा। तो ये जगह 2k q x डिवाइड बाय ये फैक्टर 2 का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज इक्वल टू आ गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होना चाहिए, चाहे बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, और आईआईटी में तो आते ही हैं। अच्छा, इतना देखने के बाद इसका मैं ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसको मैं एक बार और रिंग को आपको समझाता हूँ। जैसे ये मेरी रिंग है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में कैसी डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली आप यहाँ कोई पॉइंट लोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नेट इधर आएगा। तो इसको मतलब बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मुझे ग्राफ बनाना है डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला सेंटर पे
इलेक्ट्रिक फील्ड एज सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग 0, यहाँ क्योंकि x बराबर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा 0। आप इसका ग्राफ बनाइएगा, आपको ग्राफ कैसे दिखेगा, यूँ पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होके इस तरह जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव के लिए, क्योंकि अगर इसको अपने पॉजिटिव ले रखा है तो ये आएगा नेगेटिव और ये एज इट इज ग्राफ नीचे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैक्सिमम भी आ रहा है अपने पास, तो वो मैक्सिमम किस x के लिए आता है, तो वो मैक्सिमम आता है आपके पास r/√2। r/√2 पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो मैक्सिमम आती है। इसको प्रूव कैसे करना है, ये रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। इसको विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट कर दो और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको इक्वल टू 0 रखिएगा, वहाँ पे पर x की वैल्यू आएगी r/√2। आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एक्सिस पर निकाल ली, उसकी वैल्यू है मेरे पास kqx/r² + x² की पावर 3/2। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसके एक्सिस पर। डिस्क किससे बनी होती है, नंबर ऑफ रिंग्स से। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो चलिए मैं डिस्क बना के दिखाता हूं आपके पास आपको। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, डिस्क है एक, ये मेरे पास क्या है, डिस्क। अब डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है, देखिए रिंग में सरफेस, रिंग में कहाँ होता है, उसके पेरिफेरी पे चार्ज होता है। कहाँ होता है, उसके पेरिफेरी पे चार्ज, सर्कमफ्रेंस पे चार्ज होता है, जबकि डिस्क में इसके सरफेस पर चार्ज होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस r है और इसका टोटल चार्ज q है, ठीक है। और मेरे को इस डिस्क की एक्सिस से x डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पर मुझे बतानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब मुझे फिर से एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं कैसा डिफरेंशियल एलिमेंट लूँ। तो देखिए समझने का तरीका क्या होता है, ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा का डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, लीनियर। और लीनियर में मैंने क्या पढ़ा है, रिंग, क्योंकि डिस्क किससे बनती है, नंबर ऑफ रिंग से। तो अगर मैं एक छोटी सी रिंग ले लूँ, उसका रिजल्ट मेरे को पता है, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी रिंग ले लेता हूँ। मैंने बोला मैं r डिस्टेंस पे गया और एक मैंने dr थिकनेस की रिंग ले ली, और इस रिंग की वजह से मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज DE, इस डायरेक्शन में होगी वो DE, और उसकी वैल्यू मुझे रिंग की वजह से पता है, दैट इज इक्वल्स टू k dq इंटू x अपॉन r² + x² की पावर 3/2। सिंपल। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। वेरिएबल क्या है, dq, dq को कैसे लिखूंगा मैं, देखिए dq बराबर सिग्मा इंटू DA, सिंपल, सिग्मा इंटू DA। अब DA किसका, इस पर्टिकुलर पार्ट का, इस पर्टिकुलर पार्ट का। अब इसका DA कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे अपन, इसको एक पॉइंट से काट दो और काट करके खोल दो, खोलोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, तो ये कैसे दिखेगा आपको, रेक्टेंगल की तरह दिखेगा इस तरह से। इसकी थिकनेस कितनी होगी, dr होगी थिकनेस, और इसकी जो लेंथ होगी वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 2πr। क्लियर। तो अपन DA लिख लेते हैं यहाँ पर, सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr, रेक्टेंगल का एरिया। उठा के पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा अपने पास, k सिग्मा 2πr dr इंटू x अपॉन r² + x² की पावर 3/2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, कैपिटल R तक, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेट बहुत आसान है, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप मान लेंगे t², इसको क्या मान लेंगे अपन, t²। इसको t² मानिएगा तो ऊपर एक r है, r dr बन जाएगा, उससे आप सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सा होता है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, जब इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से r तक लिमिट रखोगे तो आंसर आएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिस्क उसके एक्सेस पर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस x अपॉन √r² + x²। ये मेरा इसका आंसर आएगा, और ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मैं एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कि यार इसका यूज़ है क्या, इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ।
तो देखिए मैं आपको सिंपल से इसका एप्लीकेशन एक बताता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक डिस्क है और डिस्क में मैंने एक छोटी सी कैविटी काट ली, उसके अंदर मैंने क्या कर दी, कैविटी काट ली। तो मेरे पास एक डिस्क है, ये मेरे पास एक डिस्क थी और डिस्क के अंदर मैंने इतनी सी कैविटी काट ली, मतलब इसके अंदर छेद कर दिया इतना, और बचे कुछ पार्ट में मैंने अपना चार्ज भर दिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी इसकी। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसके एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, तो इसको दो करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, मैं क्या करूँगा, जैसे मैं डेरिवेशन करता हूँ वैसे करूँगा। मैं क्या करूँगा, इससे आर डिस्टेंस जाके एक डी आर थिकनेस की रिंग ले लूँगा, उस रिंग की वजह से मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आती है, बिल्कुल लिख दूंगा। बस लास्ट में क्या करूँगा, जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं 0 से लेके r तक नहीं करूँगा, मैं कहाँ से कहाँ तक करूँगा, इसकी रेडियस मान लो a है, इसकी रेडियस मान लो b है, तो मैं इंटीग्रेशन कहाँ से करूँगा, a से लेके b तक। क्यों, क्योंकि मेरा चार्ज जो असल में है वो a के बाहर है और b के अंदर है, तो मैं a से लेके b तक इंटीग्रेट करूँगा, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 2, हमें फॉर्मूला याद है क्या, डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस वाली कैविटी को भर दूंगा। कैसे भर दूंगा, मैं भर दूंगा इसको प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा से, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा से भर दूंगा, तो असल में रहा तो नेट जीरो ही, लेकिन फायदा क्या हो गया, प्लस सिग्मा की वजह से ये पूरी बड़ी वाली डिस्क बन गई और माइनस सिग्मा की वजह से मेरे पास एक छोटी सी यहाँ पर डिस्क मिल गई। अब मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की वजह से लिखना आती है। बड़ी वाली की वजह से क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव है, और छोटी वाली की वजह से कि जो छोटी वाली डिस्क बनी मेरे पास माइनस सिग्मा की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव है। और ई नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, E1 प्लस E2। E1 लिखता हूं मैं, E1 बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसकी रेडियस कितनी है, बी स्क्वायर, बड़ी बार इसकी रेडियस कितनी है, बी स्क्वायर। E1 लिखता हूँ, E2 लिखता हूँ, E2 के लिए सिग्मा क्या है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस ए स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन ने देख लिया डिस्क के लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे हॉलोस्फेयर, चार्ज हॉलोस्फेयर है, उसके सरफेस पर अपने पास चार्ज हॉलोस्फेयर है, उसके 3 केस पढ़ेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो चलिए देखते हैं फिर हम उसको। तो अपन क्या देखते हैं कि हॉलो चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अच्छा, जो मैं ये रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, असल में ये रिजल्ट आपको याद करना है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको तब दूंगा जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा। गॉस लॉ में इसका हम प्रॉपर प्रूफ देंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रिजल्ट लगभग बताऊंगा ताकि आप एक साथ सब चीज़ों को याद रख पाएँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक हॉलोस्फेयर है, हॉलोस्फेयर है। ठीक है, टोटल चार्ज पे क्यू है, सरफेस पर चार्ज कितना है, क्यू है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। 3 पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है। तो देखिए अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए, क्योंकि मैं जब गॉस लॉ पढ़ाऊंगा उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फेयर इज ऑलवेज जीरो। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि कभी भी आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट हो और आपको उसके सरफेस या उस चार्ज ऑब्जेक्ट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो आप उस यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या मान लीजिएगा, एक पॉइंट चार्ज मान लीजिएगा और पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लीजिएगा। तो सिंपल सी मैं क्या करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये इससे एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे चार्ज को सेंटर मान लूंगा और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है। क्या होगी वैल्यू, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल, तो ये मैंने बाहर लिख दिया। सिमिलरली मुझे इस सरफेस पे लिखना है, तो मैं सरफेस के जस्ट बाहर गया, जस्ट बाहर जाते ये बाहर का बन गया और ये ऑब्जेक्ट को मैं कैसे मान लूंगा, सेंटर पे मान लूंगा। पूरे को सेंटर पे चार्ज पे क्यू रख लूंगा और मेरे को पता है ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हॉलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सरफेस पे होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और बाहर होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से उस पॉइंट तक की होती है।
ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ देखते हैं, आर वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं सेंटर से स्टार्ट करता हूँ, सेंटर पे 0 है, 0 0 0 0 0 0। मैं आर बराबर आर पे आया, जब मैं सरफेस पे आया तो उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी मेरे पास, 0 थी। और जैसे ही मैं सरफेस पे आया कितनी हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कहाँ होगी एकदम, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कैसे घटेगी, 1/x² के टर्म में घटेगी। तो 1/x² का ग्राफ ऐसे होता है। ये ग्राफ कई बार अपन लोग डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो अपन ग्राफ पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हॉलो स्फीयर नहीं, अब सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हो गया कि सरफेस, सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया कि उस सॉलिड स्फीयर में चार्ज ही चार्ज है। ठीक है, एक स्फीयर है उसमें चार्ज एम्बेडेड है, उसके वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो चलिए देखते हैं अपन, देखते हैं अब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर, सरफेस पर और बाहर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास है क्या, सॉलिड स्फीयर। ये क्या है मेरे पास, सॉलिड स्फीयर। इस पर टोटल चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, और पूरे में मेरे पास चार्ज ही चार्ज भरा हुआ है। तो ये कैसा हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ क्या होगा, रो होगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है अंदर, सरफेस पर, बाहर। सबसे आसान कहाँ है निकालना, बाहर और सरफेस पर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सब्सटेंस हो तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, इस पूरे सब्सटेंस को सेंटर पे मान लेते हैं, इसके टोटल चार्ज Q, और सिंपल सी पॉइंट चार्ज की तरह लिख देते हैं। तो मेरे को पता है कि भाई अगर मैं इस सेंटर से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पूरी सॉलिड स्फीयर को मैं सेंटर पे मान लूंगा, उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सरफेस पर निकालना है सरफेस से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो क्या ये पूरा का पूरा चार्ज को मैं सेंटर में मान सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस R है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। डिफिकल्टी कहाँ आती है, अंदर निकालने में। हॉलो स्फीयर में तो आंसर कितना था, 0, यहाँ 0 नहीं आएगा। तो कैसे निकालेंगे अपन, एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसको समझते हैं अपन। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक हॉलो स्फीयर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक स्फीयर मान लेता हूँ। मेरे को क्या करना है, मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास पूरी सॉलिड स्फीयर थी, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से मुझे अंदर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, जो कि इससे मान लो R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक स्फीयर बना लूँगा मैं, इसके क्रॉस क्या कर लूँगा, स्फीयर बना लूँगा। तो अब कुछ चार्ज यहाँ होगा, कुछ चार्ज यहाँ भी होगा, ठीक है, कुछ चार्ज इसके अंदर होगा और कुछ चार्ज यहाँ होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर मुझे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट से मैं लेते हुए एक स्फीयर बनाऊंगा, और उस स्फीयर के बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रोल नहीं होगा। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस चार्ज नहीं लेंगे अपन। मतलब आप इसको हटा भी सकते हो, पूरे को, इस पूरे को आप हटा दीजिए, ठीक है। हटा देंगे तो सिर्फ इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। और ये तो फिर से वही केस हो गया सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर। और सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ' अपॉन R स्क्वायर। मैंने Q' क्यों लिया, क्योंकि ये चार्ज पूरे स्फीयर से कम होगा, तो वो चार्ज निकालें अपन। तो Q' कैसे निकालेंगे, Q' इज नथिंग बट रो इंटू टोटल चार्ज, सॉरी रो इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R3, ठीक है। रो को मैं क्या लिख दूंगा, रो को लिख दूंगा मैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, इस पूरे का टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R3 इंटू 4/3 पाई R3। तो ये 4/3 कट जाएगा, तो मेरे पास Q' कितना आ गया, Q डिवाइड बाय R3 इंटू स्मॉल R3। इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगा। जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर एट अ पॉइंट P जो आएगी दैट इज इक्वल टू K इंटू Q R3 अपॉन कैपिटल R3 इंटू R स्क्वायर। ये R स्क्वायर से R3 कटेगा, एक R बचेगा। मेरे पास आंसर क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो इसको अपन को याद कर लेना है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ रो की फॉर्म में, जो मुझे ज़्यादा तरह से अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखूँगा मैं इसको, देखिए क्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू को रिप्लेस कर दूंगा मैं इससे, कहाँ गया मेरे पास, क्यू को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ, देखिए क्यू क्या है मेरे पास, क्यू है मेरे पास, रो क्या है मेरे पास, रो है मेरे पास क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है, तो क्यू कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और उसको मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, रखते हैं चलिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखूंगा तो ये कैसा, के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू की वैल्यू मैंने रखी थी यहाँ पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यू। तो ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो मेरे पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक ये रिजल्ट आपको याद करना है और एक ये रिजल्ट याद करना है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब या फिर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक बात और आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉलिड स्फीयर के अंदर वो लीनियर है, किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ाओगे बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बना दें फटाफट, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ठीक है, जब मैं सेंटर पे था तो आर कितना था, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा लीनियरली बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा। ये मैं पहुंच गया सरफेस पे, आर बराबर आर पे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सरफेस से जैसे ही बाहर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/r² से घटेगा, तो 1/r² ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये बन गया मेरा ग्राफ किसका, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल कराऊंगा जो आपके लिए है तो एक क्वेश्चन, लेकिन आप उसको एज अ रिजल्ट याद करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अपने पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है अपने पास, एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, रो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अपन ने क्या करा है, सॉलिड स्फीयर में एक कैविटी काट ली है, एक कैविटी काट ली, यहाँ पर कैविटी काट ली। मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का सेंटर जो है वो C1 है और कैविटी का सेंटर C2 है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर C1 है और कैविटी का सेंटर C2 है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी, किसी भी पॉइंट पे इनसाइड दिस कैविटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करूंगा, इस कैविटी को भर दूंगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कैविटी वाले, हमेशा कैविटी को भर दिया कीजिए, प्लस से और माइनस से। तो मैं क्या करूँगा, इस कैविटी को भर दूंगा, किसे भर दूंगा, प्लस रो से और माइनस रो से। फायदा क्या हुआ, जब मैं प्लस रो से भरूंगा तो ये पूरी सॉलिड स्फीयर बन जाएगी, है ना, और माइनस रो की वजह से ये छोटी वाली एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगी, है ना। और ध्यान से अगर तुम देखो तो ये पॉइंट P बड़े वाले के लिए भी अंदर है और छोटी वाली स्फीयर के लिए भी अंदर है, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर की लिखनी आती है अंदर क्या होती है। तो मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय C1, सेंटर C1 के द्वारा लिख लेता हूँ मैं, इसको बड़ा मान लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस इक्वल टू क्या होता है, रो, है ना, R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो इसको अपन लिखते हैं दैट इक्वल टू रो, ये क्या है, दिस C1 C1P, ठीक है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसकी इस वाली माइनस रो की वजह से हम लोग देखते हैं, माइनस रो के अंदर, माइनस रो वाली जो सॉलिड स्फीयर उसके लिए अंदर पॉइंट होगा, तो उसके लिए लिख लेते हैं E/C2 इक्वल टू रो माइनस रो, क्योंकि इसका माइनस है, R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। R क्या होगा इसके बीच की, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इक्वल टू रो C2P डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिर्फ इसकी वजह से देखो बाकी भूल जाओ, इसकी वजह से देखो बाकी भूल जाओ और दोनों को ऐड कर दो। तो अपन दोनों को ऐड कर देते हैं। ई एट पी बराबर हो जाएगा ई बाई सी वन प्लस ई बाई सी टू। ऐड करते हैं, रो सी वन पी डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो सी टू पी डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेक्टर की एक बात आपको याद होगी, मान लीजिए ये वेक्टर है ए से बी, इसको लिख दिया मैंने ए बी वेक्टर। तो अगर इस वेक्टर में उल्टा करूं तो क्या लिखूंगा मैं, इस वेक्टर को अगर मैं उल्टा करूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, माइनस ए बी वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस में इसके अंदर ले जाता हूँ और उसको उल्टा कर देता हूँ। तो अगर इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा, समय ध्यान से देखिए, ये क्या बन जाएगा, रो सी वन पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो पी सी टू डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, सी वन पी प्लस पी सी टू, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि भाई मेरे पास मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ए बी और सी है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी, मतलब ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बराबर किसके होगा, ए सी वैक्टर। तो यही तो यहाँ हो रहा है, सी वन पी वैक्टर प्लस पी सी टू वैक्टर बराबर सी वन सी टू वैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूंगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सी वन सी टू वैक्टर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी वन सी टू। इसको आपको एज इट इज याद होना चाहिए। ये असल में है क्या, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो हमेशा कांस्टेंट आएगी। क्यों, क्योंकि सी वन सी टू तो कांस्टेंट है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है। इसका मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है, रो सी वन सी टू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आईआईटी एडवांस वाले क्वेश्चन कैसा देंगे आपको, देखिएगा वो आपको बताएंगे कि भाई इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको पता चल गया। वो क्या कहेंगे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल से छोड़ दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया, तो बताओ किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या इसको इधर आने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो लेकिन आपको ये पता अगर हुआ कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो असल में क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन मिलेगा उस एटम को, चार्ज पार्टिकल को। उस एक्सेलरेशन से क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लगा के अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इसको एज इट इज याद होना चाहिए आपको। अच्छा, दूसरी बात, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इसके अंदर की जो कैविटी होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। कैविटी कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल या और कोई शेप की हुई तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये आपको याद करना है कि ये कैसे होनी चाहिए, स्फेरिकल ही होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट सीट, एक इनफाइनाइट सीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। चलिए देख लेते हैं अपन। चलिए तो हम लास्ट देखते हैं, दैट इज 8th और हमारा लास्ट। इसमें अपन क्या देखेंगे कि इनफाइनाइटली चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज सीट का मतलब समझिए कि ये बोर्ड है, ये क्या है, फाइनाइट है। इसकी मैं ये वाली लेंथ को इनफाइनाइट कर देता हूँ, ये वाली कर देता हूँ, ये वाली और ये वाली सबको मैं इनफाइनाइट कर दूंगा तो कैसे बन जाएगी, इनफाइनाइट सीट बन जाएगी। इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको, डायग्राम से ऐसे। ठीक है, इसकी ये वाली को इनफाइनाइट कर दीजिए, ये वाली को इनफाइनाइट कर दीजिए, ये वाला को इनफाइनाइट कर दीजिए और ये वाली इनफाइनाइट कर दो, ये इनफाइनाइट सीट बन जाएगी। ठीक है, इसमें मान लीजिए सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, इसका एरिया ए है। ठीक है, मान लिया अपन ने। अब मैं बोलता हूं कि भैया इसकी आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इसको करने का तरीका देखते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका था, हम लोग देख चुके थे कि भाई डिस्क की वजह से मान लीजिए चार्ज क्यू है, सिग्मा डेंसिटी है और रेडियस कैपिटल आर है, कि इससे आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ कि इस डिस्क को इनफाइनाइट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस डिस्क की रेडियस को कर देता हूँ इनफाइनाइट। अब डिस्क की रेडियस को इनफाइनाइट कर दूंगा तो यार इनफाइनाइट तो इतनी बड़ी चीज़ होती है कि इसको इनफाइनाइट करूँ तो असल में इसकी तरह लगेगा। अरे हमने कौन सा जो वहाँ जाके देखना है इनके कॉर्नर्स पे, हमें तो अगर इधर से देखेंगे तो असल में दोनों ही सेम से लगेंगे हमें, है ना। तो लगभग इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। जिसको इनफाइनाइट करते हैं ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0। तो ई बराबर कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट।
तो यही रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट चार्ज शीट एट अ पॉइंट P इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको एक और फॉर्म में मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। एप्सिलॉन सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ रख दो। तो टोटल चार्ज, इसको सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ आएगा, इसका यूज़ अपन करेंगे कैपेसिटर में। जब अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो इसका ही यूज़ करेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट की वजह से। तो ये हमने टोटल के टोटल 8 कंप्लीट कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ लिया। देखिए अब होता है क्या, जब आप एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमाएगा नहीं, डायरेक्टली पूछेगा। लेकिन होता है क्या, जो एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से हमें क्या है, इक्वेशन भूल जाते हैं, है ना। इक्वेशन भूल जाते हैं तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हम पे हो भी नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि इसको बार बार रिवाइज किया जाए ताकि ये दिमाग में आपके बैठ जाए, इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाएँ कि अगर सुबह कोई आपको उठा के पूछ दे आधी नींद में भी, तो आप इसका आंसर तुरंत के तुरंत दे पाए। कंठस्थ आपको याद होनी चाहिए। तो बार बार रिवाइज कीजिए। और कोई भी आप बुक उठा लीजिए। अब आप चाहो तो पिछले साल एडवांस के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन लगा के भी देख सकते हो। आई होप आप पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें अपन क्या देखेंगे, गॉस लॉ। और गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हर साल एडवांस में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो 2 क्वेश्चन किस पे आते हैं, गॉस लॉ पे। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ओके, बाय।